हेलो साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आई होप ऑल इज़ वेल। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से होगा और आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। तो साथियों, पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता है साथियों फिलर फोरम के इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे यहाँ पर तैयारी करवाते हैं हम आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो नेट जीआरएफ के साथ साथ आप टीजीटी पीजीटी किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इस टी विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। अभी भी कुछ लोगों को डाउट रहता है इसी चीज़ को लेकर के, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा जी उन्हें। हद हो गई यार, बताओ, 6 महीने हो गए हमारे कोर्स को चलते हुए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों मिनिमम। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब जब चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, ये बताइए साथियों, कितने लोग चाहते हैं कि व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया जाए, व्हाट्सअप के ऊपर आप सभी साथ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया जाए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। अगर चाहते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट अगर चाहेंगे तो बना दिया जाएगा, अगर थोड़े से चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। देखते हैं टोटल स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड करते हैं उनमें से कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया जाए। अदरवाइज़ कोई टेलीग्राम का ग्रुप तो है ही, वहाँ पे सारी सबकी डिटेल मिल ही जाती है, वो भी ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर व्हाट्सअप का ग्रुप बना दो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर चाहोगे तो देखेंगे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, नेट टेलीग्राम काफ़ी है। ठीक है, तो हमारे 50 क्वेश्चन साथियों प्रांतीय राज्यों के कंप्लीट हो चुके हैं। विजयनगर बहमनी उसके समकालीन जितने भी राज्य थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। 2 वीडियो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, 3rd वीडियो जो है ये हमारी चल रही है उसके ऊपर। तो आज का क्वेश्चन जो है साथियों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 51, और आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि साहित्यिक कृति को सूची 2 यानी कि सूची 1 और सूची 2 के साथ मैच मेकिंग करना। आपने एक तरफ साहित्यिक कृति दे रखी है यानी कि पुस्तक दे रखी है, और दूसरी तरफ उनके विद्वान दे रखे हैं, रचयिता दे रखे हैं। तो ये आपने मैच मेकिंग करना है कि कौन थी राइटिंग्स की, कौन से राइटर के द्वारा लिखी गई है। तो साथियों बताइए ज़रा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन चूज करके पुटअप करिए आंसर। 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा आप सभी को। 30 सेकंड्स के अंदर आपने क्वेश्चन का राइट आंसर पुटअप करना होता है कमेंट के माध्यम से। और हाँ, कमेंट के माध्यम से साथियों ज़्यादा स्टूडेंट्स तो करते ही हैं, क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन कर दिया करो यार। क्वेश्चन नंबर मेंशन करने से क्या होता है कि सभी को, स्टूडेंट्स को और मुझे ही पता लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप, है ना। नहीं तो आपस में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन नंबर 51 और आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 आज का क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ साथियों, जो देखो आपने सभी ने नोटिस किया होगा कि हमारी लाइव क्लास में देखते ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आंसर जो करते हैं ना वो कम स्टूडेंट्स करते हैं। क्या बात है, आंसर किया करो साथियों, आप लोगों के लिए तो है ये, प्रैक्टिस सेट्स हैं ये, इसमें क्या है, आप लोग शर्माते क्यों, डरते क्यों हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये इसके झिझक अगर अभी यहाँ पर नहीं निकाली आपने तो एग्ज़ाम में कैसे करोगे आप बताओ। एग्ज़ाम हॉल के अंदर तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, ना कोई बताने वाला होगा आपको, वहाँ भी तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ भी कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको स्कोर आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो, कैसे आपकी तैयारी है। कुछ स्टूडेंट्स तो वो तो अपना स्कोर भी डाल देते हैं, टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं, यहाँ यूट्यूब पे में भी डाल देते हैं, कमेंट में भी कर देते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो आप भी कर दिया करो, क्या दिक्कत है ऐसा, इसमें क्या है, इसमें क्या शर्माने वाली बात है। गलत हो गया क्या, वो गलती से सीखता है इंसान। तो क्वेश्चन नंबर 51 आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हमीर रासो आपका आ जाएगा सारंगधर से, ठीक। पंपा रामायण ये आ जाएगा आपका नागचंद्र से। प्रसन्न राघव ये होगा आपका जयदेव से। और स्वरोचित मनुचरित ये रची गई थी
अल्लासी पेदन के द्वारा। ये जो अल्लासी पेदन है ना साथियों, ये इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है इसके अंदर। ये दक्षिण भारत के विद्वान कवि हुए थे, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेना आप लोग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि भागवत पुराण का बंगाली में एक प्रारंभिक अनुवाद कार्य हुसैन शाह की कालावधि में हुआ। यह अनुवाद कार्य किसने किया था? यानी कि भागवत पुराण का बंगाली भाषा में अनुवाद हुआ था। उस समय का शासक जो था बंगाल का वो था हुसैन शाह। तो कहता है किसके द्वारा हुआ था, किसने किया था बंगाली भाषा के अंदर पहला हुसैन शाह की अवधि में, शासनकाल में भागवत पुराण का बंगाली अनुवाद? कौन से स्कॉलर थे, कौन से विद्वान थे जिन्होंने किया था? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर फटाफट आंसर कीजिए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 52 या आज का क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी, मालाधर बासु। मालाधर वसु या मालाधर बसु या मालाधर बासु एक ही बात है। बसु वसु या बासु या वासु लिखा मिलेगा कहीं कहीं आपको, तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो थे ना, इन्होंने जो है कि भागवत पुराण का बंगाली में ट्रांसलेशन किया था हुसैन शाह के शासनकाल में। हुसैन शाह जो बंगाल का शासक हुआ था, आपको पता होगा साथियों, बंगाल में। ठीक है, बंगाली भाषा में किया था और भागवत पुराण का किया था। 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके यहाँ, 4 पॉइंट है, चारों को नोट कर लीजिए। भागवत पुराण का अनुवाद किया था, बंगाली भाषा के अंदर किया था, शासक उस समय हुसैन शाह की था, करने वाला जो अनुवादक जो था वो था मालाधर बासु। चारों पॉइंट क्लियर हो गया आपके, क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि विजयनगर में, ओए होए 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 क्या बात है, विजयनगर में राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? हा, क्या बात है, क्या क्वेश्चन आया भाई साहब। ये लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था, आप सभी से पूछा था ना, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा। देखो क्वेश्चन ही बन के आ गया यार। तो बताइए साथियों क्या होगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। कहता है कि विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? कौन सा सोर्स था जहाँ के राजस्व से, कर से जो है कि राज्य को जो आय होती थी उस अमाउंट में से जो है पुलिस को वेतन दिया जाता। आज की पुलिस, उस समय के सैनिक कर्मचारी जो होते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पुलिस विभाग होता था उस समय का, उसकी सैलरी जो दी जाती थी कहाँ से दी जाती थी, उसके बारे में पूछ रहा है। अब तो बता दो यार, इससे इतना तो मैं इतने ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेश्यालयों से होने वाली आय से। देखिए साथियों, विजयनगर साम्राज्य में क्या होता था, यहाँ पर वेश्या दी गई है, या वेश्यालय, सेक्स वर्कर कह सकते हैं आप इन्हें। गणिका भी उस समय की, गणिका शुद्ध शब्द है, गणिका। गणिकाएँ जो होती थी ना, गणिकाएँ जो होती थी, इनके ऊपर उस समय का राज्य विजयनगर साम्राज्य टैक्स लगाता था। ठीक है, टैक्स लगाता था, और टैक्स लगा करके जो अमाउंट इकट्ठा होता था उनसे, उस अमाउंट में से किसका वेतन दिया जाता था? पुलिस का। पुलिस का वेतन दिया जाता उस अमाउंट में से। जो उस समय की गणिकाएँ थी, गणिकाएँ हालांकि शुद्ध शब्द है, वेश्या थोड़ा अभद्र शब्द लगता है, सुनने देखने में अच्छा नहीं लगता है, आप सभी समझदार हो। हाँ, वो एक बार क्या हुआ था साथियों, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, तो गूगल मीट हो रखी थी। गूगल मीट में एक लड़की ने हमसे सवाल पूछा था कि सर गणिका का नाम क्या था। वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या टॉपिक चला था, साउथ दक्षिण भारत का कोई टॉपिक चला था। हाँ, मणिमेखला से संबंधित टॉपिक था, तो उसमें गणिका थी, तो उसका नाम पूछा था। तो लड़की वो पूछ रही थी कि सर उसके 2 नाम थे, एक गणिका और एक कुछ और। तो मैं कहा नहीं भाई, उसका नाम गणिका नहीं था, उसका पेशा गणिका था। तो सर वो पूछती थी सर बार बार कि गणिका क्या होती है। तो उसको हमने बता दिया था कि समझदार हो यार आप, प्रोस्टिट्यूट बोल, उसको प्रोस्टिट्यूट भी नहीं समझ में आया, तो उसको पूरा डिटेल बताना पड़ा, तब जाकर उसको समझ में आया। अब बड़े बच्चों को खुद देख लिया करो यार, ये चीज़ें हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता ज़्यादा उसमें वो करना।
तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि निम्न में से किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और इजी क्वेश्चन भी देखा जाए तो टाइम पीरियड आपको पता ही होगा। तो विजयनगर का जब स्थापना हुई थी उस समय शासनकाल किसका था उत्तर भारत में। विजयनगर तो दक्षिण भारत का राज्य था ना, तो उसी समय काल में जब विजयनगर की नींव रखी गई थी, विजयनगर की स्थापना हुई थी, तो उत्तर भारत पर शासन कौन कर रहा था। हालांकि मैं इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही हरिहर बुक्का के संदर्भ में, है ना। हरिहर बुक्का कहाँ से आए थे, किसके राज्य में काम करते थे, कहाँ से उनका प्रशुद्धिकरण हुआ, वो कन्वर्ट हो गए थे, प्रशुद्धिकरण हुआ उनका, फिर उसने एक गुरु था, उन्होंने गुरु बनाया, उस गुरु के नाम पे फिर उन्होंने शासन को शुद्ध करके गुरु के नाम से उन्होंने फिर शासन करना शुरू किया था। शैव थे वो लोग। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए क्या होगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर था वो था साथियों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तेरह सौ 36 में इसने एडी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो बताइए साथियों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। आज के लिए सिंपल सा पहला सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सामंत वर्ग दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना से संबंधित था। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सामंत वर्ग जो था दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना से संबंधित था। कौन सा था। सादा अमीर थे, चहलगामी तुर्क थे, बारहा के सैयद थे या ईरानी थे। इरनी नहीं होगा, ईरानी होगा, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ईरानी होगा ये। तो बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 55 आज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। किसने किए थी। दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना से संबंधित कौन सा सामंत वर्ग था। तो क्वेश्चन 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सादा अमीर। इन्होंने की थी। दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना से संबंध रखते थे ये लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा साथी, बताइए जरा। वारंगल का स्वतंत्र राज्य 15वीं शताब्दी के आरंभ में किसके द्वारा अधिग्रहण के फलस्वरूप समाप्त हो गया। बताइए। वारंगल का स्वतंत्र राज्य कहता है कि 15वीं शताब्दी के आरंभ में किसके द्वारा अधिग्रहण के फलस्वरूप समाप्त हो गया था। यानी कहता है अधिग्रहण के फलस्वरूप मतलब
कि 14वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी के आरंभ में, 15वीं शताब्दी का आरंभ बोले तो 1400 से लेकर के 1425 के समकालीन में, इस टाइम पीरियड में किसने उसको अधिग्रहण कर लिया था, वारंगल को, तब जिसकी वजह से ख़त्म हो गया था वारंगल का स्वतंत्र राज्य। तो बताइए साथियों कौन सा शासक था? तब तो मैंने टाइम पीरियड बता दिया, अब तो बता सकते हो आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह के द्वारा वारंगल का अधिग्रहण कर लिया गया था 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 57 कि 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था जाना जाता है, कौन सा वो था साथियों? 1420 के लगभग विजयनगर की यात्रा करने वाला विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री, ध्यान दीजिए वेनिस का पूछा है, जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था, कौन था वो? फटाफट राइट आंसर दीजिए साथियों, क्या होगा इसका क्वेश्चन 57 का राइट आंसर? तो ये जो था ना साथियों, इसका ये जो यात्री था वो था ऑप्शन नंबर बी, निकोलो द कॉन्टी एक ही बात है। ये वेनिस का था, यानी कि इटली का था। इटली साथी उस समय एक बड़ा राज्य था, ठीक है, बड़ा कंट्री था, और उसका एक छोटा शहर था उसी के अंदर, वेनिस। तो कहीं कहीं आपको इटली, कहीं पर आपको इटली मिलेगा, इटली से आया था वेनिस, कहीं पे ये निकोला द कॉन्टी, कहीं पे आपको मिलेगा वेनिस से आया था, ठीक है। तो वेनिस जो है ना, ये इटली के अंदर था। हरी बात समझ में? जैसे दिल्ली जो है भारत के अंदर है ना, इसी प्रकार से वे इटली एक बड़ा राज्य था, उसके अंदर एक वेनिस एक बड़ा शहर था। वेनिस कोई बड़ा राज्य नहीं था, बड़ा स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र क्या बोलते हैं आपका देश नहीं था, वेनिस एक बड़ा शहर था, ठीक है, इटली का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, और हाँ ये आपका रूस से आया था, इब्न आपका एथनेशियस निकेतन जो था ये रूस से था। इब्न बतूता आपको पता ही होगा, मोरक्को अफ्रीका, और फरिश्ता का पता ही है, ईरान। तो ज़रा बताइए साथ इसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे कि वो कौन सा यात्री था जो अपनी पत्नी के साथ आया था, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, और उसको और वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसको ताबूत में लेकर के हर जगह गया, वो जहाँ जाके उसने यात्रा की हर जगह अपनी पत्नी का ताबूत लेकर गया जाता था, जिसकी वजह से उसकी यात्रा अमर हो गई थी, ठीक है, जिससे कि उसकी यात्रा अमर हो गई थी उसकी पत्नी के माध्यम से, या कह सकते हैं कि उसकी पत्नी अमर हो गई थी कहानियों में। तो बताइए साथी वो कौन सा यात्री था, वो कौन सा विदेशी यात्री था, ट्रैवलर था? आपके लिए आज का सवाल। क्वेश्चन 58 कहता है कि हरिहर 2 ने आक्रमण किया तथा कर उगाही की, क्या बात है? बताइए साथी, हरिहर 2 जो था विजयनगर का ही एक राजा हुआ था ना, हरिहर 2, ठीक है। तो उसने जो हमला किया था, आक्रमण किया था, और टैक्स उगाया था, टैक्स कलेक्शन किया था, कर उगाया था, कहाँ से उगाया था? बर्मा से, श्रीलंका से, बंगाल से, या सुवर्ण भूमि से? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से राइट आंसर पुटअप कीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 58 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका से, या फिर कहीं कहीं मिलेगा आपको सिंघल से, सिंघल। कुछ संस्मरणों में सिंघल लिखा हुआ मिलेगा आपको, कुछ संस्मरणों में, कुछ जगहों पर आपको मिलेगा श्रीलंका, एक ही बात है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है अभी सामने आपके साथियों। 59 क्या कहता है कि कथन ए, अदर्शन कहता है, दर्शन और रीजन वाला बोलते थे इनको इंग्लिश में, अदर्शन और रीजन, कथन और कारण हिंदी में, ठीक है। तो कथन कहता है पेज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में देवदासियां सम्मानजनक स्थिति में थीं। कारण कहता है कि दक्षिण भारत में विजयनगर शासकों के अंतर्गत देवदासी व्यवस्था अस्तित्व में आई। बताइए तो इन दोनों से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ABCD, चारों को चूज करिए, चारों में से आपने राइट आंसर चूज करके पुटअप करना है। बताइए ज़रा। तो राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। तो क्वेश्चन नंबर सी का 59 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कथन ए सही है किंतु कारण जो है वो गलत है, आर गलत है, कारण गलत है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए साथियों मैंने बताया आपको, आप क्योंकि लगा लिया करो या बिकॉज लगा लिया करो बीच में। जैसे कहता है कि पेज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में देवदासियाँ सम्मानजनक स्थिति में थी क्योंकि, इसके आगे क्योंकि लगा दो। अब आप क्योंकि के बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ोगे, क्योंकि दक्षिण भारत में विजयनगर शासकों के अंतर्गत देवदासी व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, नहीं आई थी, क्योंकि पहले से ही थी देवदासी व्यवस्था जो है विजयनगर शासकों के पहले से ही थी। देवदासी एक ऐसी प्रथा साथी जिसमें कि देवताओं की पूजा अर्चना के लिए, देवताओं की सेवा के लिए लड़कियों को दान दे दिया जाता है एक प्रकार से। समाज के कुछ वर्ग ऐसा है जो अपनी बेटियों को दान देता भगवान की सेवा में ही, कि भाई जैसे उत्तर भारत में कुछ जगहों पर जो आश्रम होते हैं ना, वहाँ पर दान दे देते हैं अपने बेटे को भी। अगर वो कुछ मन्नत भी मांगते हैं लोग कि भाई मेरा बेटा हो गया तो मैं, या मेरी संतान 4-5 हो गई या 2 हो गई 3 हो गई तो एक बेटा मैं आश्रम में चढ़ा दूँगी, महाराज की सेवा में चढ़ा दूँगा जो भी है। तो इसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी कुछ और मध्य भारत में, कर्नाटका साइड में ज़्यादा होता था ये, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्रा में भी, और आपका ये लगा लीजिए महाराष्ट्र तक। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा होता था। तो इसमें क्या होता था, वो लोग अपनी बेटियों को दान में दे देते थे, मंदिरों पे चढ़ा देते थे। तो वो बड़ी हो गई, वो लड़कियाँ जो सेवा पानी करती थी, मंदिरों की सेवा साज सज्जा करती थी, देखभाल करती थी। ठीक है, और हराम खोर पुजारी, पंडे, निकम्मे, नकारा, नालायक लोग ये उनका भोग करते थे भगवान के नाम पे, कि तुम तो भगवान के दासी हो तो हम भोगेंगे। ऐसी ऐसी बुरी प्रथाएँ थी साथियों, सोच के देखिए। बहन बेटी सबकी बराबर होती है, आप लोग भी बहन हो, मैं भी 2 बहनों का भाई हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से दूसरे समुदाय के लोग हमारे धर्म पर आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे धर्म में ऐसा था। तो साथियों उस समय की परंपरा थी, अब वो ख़त्म हो गया है। आज़ादी की लड़ाई में त्रावणकोर में भी ऐसा हुआ था। हिस्ट्री आप के स्टूडेंट हो, पढ़ के देख लेना, पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 60, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय मध्यकालीन ऐतिहासिक चरित्रों के सही कालानुक्रम को इंगित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सी शासिका का समय काल था, उसके बाद कौन सी हुई शासिका हुई, उसके बाद कौन सी शासिका हुई। तो ज़रा बताइए साथियों 1 बाय 1 करके।
तो बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? पहले कौन सी शासिका हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी हुई थी? टाइम पीरियड कुछ शासिका से, सभी शासिका नहीं है इसमें से, मुझे पता है। मध्यकाल की ये कुछ महिलाएं हैं, प्रमुख महिलाएं, तो इनका टाइम पीरियड पूछा है कि कौन सी पहले तो कौन सी बाद में होती है। इजी है, कोई ज़्यादा खास है नहीं इसके अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, सबको पता है। 1236 से 1240 के बीच में उसका टाइम पीरियड रहा था। उसके बाद गुल कहाँ चला गया, अच्छा हाँ, उसके बाद गुलबदन बेगम आपकी, उसके बाद चांद बीबी, और सबसे लास्ट में जहाँ आरा। ये शाहजहाँ की बेटी थी। रोशन आरा और जहाँ आरा, गोहर आरा, 3 बेटियाँ थी। 14 बच्चे हुए थे उसके, शाहजहाँ के 5 बेटियाँ थी, और मेरे ख्याल से 7 या 8 लड़के थे। 14वीं जब डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ था, तो उस समय वो क्या बोलते हैं आपकी मुमताज़ बेगम, वो उनकी डेथ हो गई थी अधिक खून बह जाने के कारण। 14 बच्चे होंगे तो यार क्या शरीर में बचेगा, सोच के देखिए आप। और उसमें से बड़े होते होते आधे तो सबक सुधार गए थे, आधे बच्चे थे, आधे बच्चे उसके डेथ हो गए थे। और हाँ, एक बात और बताता हूँ यहाँ पर साथियों, माफ़ कीजिएगा मुझे। और जहाँ आरा जो थी ना, इसकी बेटी जो जहाँ आरा थी, आपके क्या बोलते हैं इसकी, शाहजहाँ की, इसके साथ अवैध संबंध थे आपके शाहजहाँ के। कह सकते हैं कि शाहजहाँ वाज द रेपिस्ट ऑफ हर ओन डॉटर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बर्नियर लिखा, बर्नियर का भारतीयता पढ़ के देख लेना, अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रूफ मांग रहे हो ना, बर्नियर की भारतीयता पढ़ लीजिए, मिल जाएगा। आधुनिक इतिहास का शुरुआत को नहीं मानती, उस समय का बर्नियर जो आया था वो कहता है कि हाँ ऐसा हुआ। वो भी कहता है, एक और है, पता नहीं कौन सा इतिहासकार था, उसने भी लिखा है इसके बारे में। हाँ, मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी का लिखा हुआ बादशाहनामा पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि आपका निम्नलिखित में से कौन एक सुगम युग्म सही सुमेलित नहीं है? हाँ, ये पूछा कि कौन सा एक युग्मिक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ इसके दे रखे हैं आपके फॉरेनर ट्रैवलर्स दे रखे हैं, ठीक है, और एक तरफ दे रखा है उनसे संबंधित राज्य, कहाँ कहाँ की उन्होंने यात्राएं की थी। तो ज़रा बताइए साथियों, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 3 ठीक है और 1 गलत है, कौन सा गलत है वो? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निकोलो कोंटी राष्ट्रकूट राज्य में नहीं आया था, ठीक है। मार्को पोलो पांड्यान राज्य में आया था, सबको पता है। मार्को पोलो घोड़ों, इसने लिखा घोड़ों के बारे में कि पांड्या राज्य जो है घोड़ों के ऊपर बहुत सारा धन व्यय करता है, हैं। और आपके साल के अंत होते होते सारे लगभग सारे घोड़े, बहुत से घोड़े उनमें से सारे मारे जाते हैं, और अगले साल राजा फिर दोबारा अरब से बहुत और फारस से बहुत सारे घोड़े मंगवाता है। और इस प्रकार से पांड्य राज्य का बहुत सारा धन इसी में चला जाता है। और जानबूझ करके वो लोग, कौन लोग, जो घोड़े के व्यापारी, तो वो डॉक्टर को नहीं भेजते इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर जो उस समय के भारत में पांड्य राज्य में जानवरों के डॉक्टर बहुत कम थे, नाम चाह रहे थे, ना के बराबर थे। इसी वजह से वो घोड़े बीमारी से मर जाते थे, उनका दवा दारू करने वाला कोई वैद्य या चिकित्सक नहीं था। 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा आगे क्या, अच्छा हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक समुदाय ने आलिया राम राय की प्रतिशासन व्यवस्था के दौरान विशेष सुविधाएं प्राप्त की? क्वेश्चन नंबर 62,
ठीक ठीक ठीक, ध्यान आया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये, जहाँ तक मेरे ख्याल नेट का आया वो क्वेश्चन है और ये इंटरेस्टिंग है। पहले आपका आंसर कीजिए फिर बताता हूँ इसके बारे में। कहते हैं कि राम राय जो शासक था, उसके शासन के दौरान कौन सा एक समुदाय था जिसने विशेष सुविधाएं प्राप्त की थी? इसका आंसर दीजिए फटाफट, फिर इसका डिटेल बताता हूँ मैं आपको। गूगल मीट होए तो मेरे को याद दिलाना, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताऊंगा फिर मैं आपको इसके बारे में, ठीक है। गूगल मीट में आपने मेरे को रिमाइंड कराना एक बार। सैटरडे को 4 PM गूगल मीट होएगी। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो सभी स्टूडेंट्स। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है वो हमारा, उसमें कोई भी डाउट हो आपका, कोई परेशानी आ रही किसी प्रकार की, तो आप पूछ सकते हो। तो 62 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाई था वो, नाई समुदाय था। इसमें क्या हुआ था साथियों कि जो ये राम राय था ना, इसका एक नाई था। आप सबको पता होगा साथियों, राजाओं के खानदानी नाई होते हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो बड़े अधिकारी लोग जो बड़े क्या बोलते हैं आपके प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री वगैरह होते हैं, उनके पर्सनल होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, ठीक है ना, उनके केयर टेकर करने वाले होते हैं। तो उसमें जो नाई था, नाई ने उस राजा की अच्छी सेवा करी, उसकी कटिंग वटिंग अच्छी बनी, उसकी मालिश बहुत अच्छी करी, तो राजा उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न होकर के राम राय ने क्या किया, नाई जाति को, संपूर्ण नाई जाति को अपने राज्य की टैक्स फ्री कर दिया। क्या कर दिया? टैक्स फ्री कर दिया। बिन नाइयों से कोई भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। करा एक नाई ने सेवा और पूरी नाई जाति को उसका प्रॉफिट मिला, लाभ मिला, है ना। और नाई के बदले में भाई पैसे तो मिलते ही हैं, सीधी सी बात है। नाई जो काम करेगा उसका सैलरी तो मिलेगी उसको। तो आम के आम गुठलियों के नाम और हो गया होगा अगले का, नहीं कि इसकी वजह से पूरी नाई जाति को, बिरादरी को छुटकारा मिलेगा टैक्स पे करने से। तो अच्छा ही हुआ यार, क्या बुरा है इसमें, करना चाहिए ईमानदारी से काम अपना, जो आपकी ड्यूटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाभारत व रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने करवाया? बांग्ला अनुवाद की बार हो रही है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बात हो रही है बांग्ला अनुवाद की। थी बांग्ला अनुवाद किसने करवाया, बांग्ला का ट्रांसलेशन किसने करवाया? तो क्वेश्चन नंबर 63 का बताइए साथी, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नुसरत शाह। इसने करवाया था बांग्ला का ट्रांसलेशन। क्लियर, आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि बरबक शाह ने बंगाली साहित्य के क्षेत्र में किसकी महान उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसे गुणराज खान की उपाधि प्रदान की? क्या बात है।
तो बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 64 का। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट यार, पहले 63 का तो आंसर करो। 63 का ऑप्शन नंबर होगा सी। रामायण और महाभारत का बांग्ला अनुवाद नुसरत शाह ने करवाया था। 63 का सी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बरबक शाह ने प्रथम ने बंगाली साहित्य के क्षेत्र में किसकी महान उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसे गुणराज खान की उपाधि प्रदान की थी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। अभी बताया था साथियों, इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। चलो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मालाधर बासु। अभी ऊपर ही आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में कुड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है कि कुड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन में 64 का साथियों राइट आंसर बताइए साथियों, कुड़ी शब्द का किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। सिक्सटी 65 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निम्न कृषक मजदूर के बदले में। निम्न कृषक मजदूरों को विजयनगर साम्राज्य में कहा जाता था कुड़ी। एक और शब्द है कुड़ी, ये छोटी ई की मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो इसे पंजाबी भाषा में कहा जाता है लड़कियों को कुड़ी या कुड़ियाँ। सबको पता होगा, सिंपल बात है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ, ठीक है ना। ये गाना चलता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ओए होए की कुड़ियाँ शहर दियाँ, सुना होगा सभी ने आप लोगों ने। क्या बात है, चेहरे पे स्माइल आती भाई साहब, लड़के हो चाहे लड़कियाँ। ओए होए के कुड़ियाँ शहर दियाँ है, दलेर मेहंदी गाता था, बड़ा चलता था भाई साहब उस समय में। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मूल विषय पर आ जाओ यार, बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट सोल्व करने हमने। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था। बताइए साथियों, गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक कौन था। ध्यान देना साथियों, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है संस्थापक और एक होता है आपका, संस्थापक होगा एक, तो एक होता है आपका वास्तविक संस्थापक। दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। दोनों चीज़ों को में आपको पता होना चाहिए, एक तो संस्थापक होता है किसी राजवंश का और एक होता है वास्तविक संस्थापक, तो दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका गुप्त काल का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। तो ज़रा बताइए गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। आपके लिए एक और सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूल राज को जो है सोलंकी राजवंश का संस्थापक माना गया है, ठीक है। तो ज़रा बताइए राष्ट्रकूट वंश का
संस्थापक किसे माना गया है? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक किसे माना गया है? आपके लिए एक और सवाल, सवालों की बौछारें होंगी साथियों आपके ऊपर, दिमाग को खोल के रखिए। निम्नलिखित में से विजयनगर किस शासक ने 2000 तुर्क धनुर्धारियों को नियुक्त किया था? वही आ गया भाई साहब जो मैंने पूछा था एक बार ना, पूछा ना आपसे, विजयनगर का शासक का कौन सा शासक था जिसने कि तुर्क धनुर्धारियों को नियुक्त किया था अपने सेना में? इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे कि कहीं पर 2000 है, कहीं पर 4000 दिया हुआ है ना। चलो खैर फिलहाल इसको बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा कि विजयनगर के किस शासक ने 2000 तुर्क धनुर्धारियों को नियुक्त किया था? कौन सा शासक था विजयनगर का, बताइए साथियों, जिसने अपनी सेना में तुर्क धनुर्धारियों को नियुक्ति किया था 2000 तुर्क को इसलिए नियुक्त किया था साथियों क्योंकि ये तीरंदाज बहुत अच्छे होते थे, तीरों की इनके जो निशाना बहुत अचूक अचूक निशाना होता था, और कुछ तो ऐसे होते थे घोड़ों पर चलते चलते ही बाण मारते, तीर मारते तो सीधा निशाने पर लगता था। जैसे कि बाबर जब आया था ना, बाबर भी तीरंदाजों को लेकर के आया था, घुड़सवारों पे घोड़ों पर आए थे वो, ठीक है। उसके सेना में भी ज़्यादातर तुर्की धनुर्धारी थे। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देवराय टू। ये भी एक इम्पोर्टेंट शासक था आपके विजयनगर का। 68 क्या कहता है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले 2 पुर्तगालवासी कौन थे? क्या बात है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साथियों, बताइए ज़रा, पुर्तगाल से आने वाले 2 फॉरेनर ट्रेवलर्स कौन थे? शासक का नाम है कृष्णदेव राय, विजयनगर का शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट, सब पढ़ चुके हो, सबको पता है। ये सिंपल क्वेश्चन है यार, अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने अभी जो आए थे ना विदेशी यात्री को किसके राजाओं के समय में आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे, पढ़ा है मैंने, तो इजीली बता सकते हो, कुछ है नहीं इस खास क्वेश्चन के अंदर। इसीलिए कहता हूँ साथियों पीवाई की बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखा करो। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका साथी ऑप्शन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। थर्ड और फोर्थ यानी कि डोमिंगो पेस या डोमिंगो पायस मिलेगा कहीं कहीं आपको, डोमिंगो पेस या पायस एक ही बात है। और दूसरा आपका फर्नाओ नूनीज। देखिए साथियों ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि निकोलो कॉन्टी सबको पता ही बताया मैंने आपको, वेनिस का यात्री था, है इटली का। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, मुस्लिम है तो सादी सीधी सी बात है, मुस्लिम कंट्री से आया होगा, ठीक है। फारस उस समय का फारस, आज का ईरान, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमसे क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है पुर्तगाल यात्री की बात हो रही है। तो पुर्तगाली दोनों ये थे, डोमिंगो पायस और आपका फर्नाओ नूनीज। तो नाम से भी ध्यान रखा करो साथ। मैंने बोला ना आपको, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात ये क्या है कि वो शब्दों से पकड़ सकते हैं चीज़ों को। अगर उनकी हिंदी अच्छी है, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, मीडियम के ऊपर आपके कमांड है ना, तो आप वर्डिंग से पकड़ लोगे। मैं वर्डिंग से पकड़ लेता हूँ चीज़ों को। भाई बताया मैंने कि अब्दुल रज्जाक, तो अब्दुल से ही पता लग जाएगा, अब्दुल रज्जाक जो मुस्लिम नाम है, तो ये तो साथियों सबको पता होगा कि मुस्लिम कंट्री से ही आया होगा, यानी कि उस समय का फारस, आज का ईरान, ठीक है। निकोलो कॉन्टी ये अभी बताया आपको कि इटली से आया था, वेनिस से। और डोमिंगो पेस या डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनीज हैं, ये पुर्तगाली नाम है दोनों, ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद कर लीजिए इनको, इसमें है क्या। तो 69 का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। ओडिशा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? ये गजपति शासन था ना, ये आपके इसमें हुआ था, क्या बोलते हैं, चेल चोल और पांडे जब चला था ना मामला, उसी में इनका झड़प होती रहती थी इनके साथ में। कभी ये उनको दबा लेते थे, कभी वो इनको दबा लेते थे, ऐसा चलता था मामला इनका। गजपति राजवंश जो था, उड़ीसा, आज का उड़ीसा, कहीं कहीं आपको उड़ीसा का जब कलिंग भी मिल सकता है, कलिंग के गजपति वंश, ठीक है।
तो 69 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपिलेंद्र। कपिलेंद्र को माना गया उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक। क्लियर साथी? क्लियर साथी यार, क्लियर बोल दिया करो, काम नहीं बोलती बेचारी। सर क्लियर आप लोग बोल दिया करो, हाँ हो गया, यस यस कुछ तो बोला करो, नहीं हुआ तो नो बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जॉन राज कहता है कि जॉन राज अपनी राज तरंगणी में कलहण के ऐतिहासिक वर्णन को कहाँ तक ले गए? क्या बात है, क्या पूछा बंदे ने, घुमा दिया भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान जैनुल आबदीन। ये जैनुल आबदीन वही आप जैनुल आबदीन साथी जिसे कश्मीर का अकबर कहा गया। क्या कहा गया? कश्मीर का अकबर या अकबर टू के नाम से भी इसको बोला गया है। ये उदारवादी शासक था, लिबरल शासक था। इसने हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर हटा दिया था। ठीक है, तो ज़रा बताइए कि कलहण की राज तरंगणी में जो है कहाँ तक लिखी गई है, कौन से शासक, अंतिम कौन सा शासक तक के बारे में लिखा गया है, और कलहण की राज तरंगणी की लिखावट का टाइम पीरियड क्या है? अच्छे देख लेना, कल राज तरंगणियाँ 3 या 4 राज तरंगणियाँ लिखी गई हैं, 3 या 4 लेखकों के द्वारा सबसे पहले लिखी थी आपके कलहण ने। कलहण के बाद आपका जॉन राज, कुकुल भट्ट और एक और था, कौन सा था, भट्ट स्वामी था, पता नहीं कौन था। 3-4 राइटर हुए ये, 1 2 3 4 इस क्रम में लिखी गई है। ध्यान दे देख लेना आप अच्छे से, पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? निम्नलिखित में से किस शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण की अनुमति प्रदान की थी? वेल्लोर में कौन सा शासक था वो जिसने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर यानी कि चर्च निर्माण करने की अनुमति प्रदान कर दी थी कि हाँ भाई तुम यहाँ पर चर्च जो है बना सकते हो वेल्लोर में? कौन सा शासक था वो? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेंकट टू। बहमनी राज्य में सदर ए जहां किस विभाग का प्रमुख होता था साथियों? बहमनी राज्य में सदर जहां किस विभाग का प्रमुख होता था? राइट आंसर बताइए साथियों, क्या होगा इसका? सेवेंटी टू। तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था सदर ए जहां। कहाँ पर? बहमनी राज्य में। 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। क्लियर। कहता है कि कहाँ के अवशेष अब विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं?
बताइए साथियों, विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं कहाँ के अवशेष? सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो नेट का आया हुआ क्वेश्चन हालांकि। बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा इसका। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। सबको पता है इसका, तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लायक, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये कहता है कि 74 कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या बात है, सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों बताइए जरा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शासक, एक तरफ राज्य। क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ आदिल शाह। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों आपके करेक्ट हैं। तो ज़रा बताइए इसके जगह पर क्या आना चाहिए था साथियों। आपके लिए एक और सवाल आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, उस साम्राज्य का क्या नाम था? ये फॉरगेटन एम्पायर मतलब एक भूला हुआ या भुला दिया गया एम्पायर, एक ऐसा साम्राज्य से भुला दिया गया, फॉरगेट कर दिया गया, भुला दिया गया एक ऐसा एम्पायर। तो कौन से एम्पायर के बारे में लिखा उसने? मुगल, मराठा, विजयनगर, शाम, मौर्य। सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपल, इसका साइड राइट आंसर सबको पता है, विजयनगर साम्राज्य। चलिए डिस्कशन उसी की रही। तो हाँ, इसमें दो चीज़ ध्यान रखने अपने। एक तो है क्या कि सेवल की लिखी पुस्तक का नाम है ए फॉरगेटन एम्पायर। तो एक ए फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक का राइटर कौन है? सेवल। ठीक है, सीवल या सेवल एक ही बात है। और किसके संदर्भ में है? ये लिखी गई है विजयनगर के संदर्भ में। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्लियर। आगे चलते हैं 76 की ओर। क्या कहता है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उसी देवता की है। तो शासक का नाम पूछा है। 4 शासक दिए, चारों में से आपने बताना है कि कौन से शासक ने एक नया नगर की स्थापना की थी, वो भी कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर। क्या बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताइए साथियों, और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को मानना, और जिस देवता के बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो यहाँ शासक का नाम बताना आपने, कौन से शासक ने ऐसा करा। सिंपल क्वेश्चन है यार, अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर फर्स्ट ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी साथियों, कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी थी तुंगभद्रा, उसके दक्षिणी तट पर नए नगर की स्थापना की थी विजयनगर के नाम से। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, पहला हरिहर ने शासन किया था। ठीक है, तो ज़रा बताइए कि उसने कौन से देवता के प्रतिनिधि के रूप में शपथ लेकर शासन किया था। आपके लिए एक और सवाल आज का। बेटा ऐसा ही आएंगे सवाल, अभी भी टाइम है। झोंक दो अपने आप को, बिल्कुल इधर उधर की बातें छोड़ दो और अपने आप को किताबों से प्यार करने लग जाओ। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी। क्या बात है साथियों। ठीक है, मधुरा विजय लिखी थी, यानी कि मधुरा विजय लिखने वाली महिला का नाम क्या था? कौन सी वो महिला कवयित्री थी जिसने कि मधुरा विजय में लिखी, और जिसमें कि उसके अपने पति के विजयों की यात्रा है, अभियान है उसके पति के विजय के। तो कौन सी शासिक क्या बोलते महिला थी, कौन सी रानी थी, किसी किसी तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बताइए साथियों, क्या होगा फटाफट।
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आंध्र भोज की उपाधि किसे दी गई। क्वेश्चन नंबर 78, बताइए जरा साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराज को आंध्र भोज भी कहा गया। ठीक है, तो ज़रा बताइए लुबला कौन था। आपके लिए एक और सवाल आज का, क्या लुबला कौन था। मुझे नहीं पता कौन था भैया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, पहली बार सुन रहा हूँ। लुबला कौन था, बताइए ज़रा। 79 कहता है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन से साहित्य का स्वर्ण युग था, कौन सी भाषा फली फूली, कौन सी भाषाओं में ज़्यादातर साहित्य लिखा गया। सिंपल, ऑलरेडी आ चुका ये। तो वो जो भाषा थी वो थी साथियों आपकी ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु या तेलुगु एक ही बात है। देखिए साथियों क्या होता है कि दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। कोंकणी भी तो करिए, कोंकणी प्रदेश क्या बोलते हैं आपके केरला में बोली जाती है, तटीय प्रदेशों में। मेन है कन्नड़ को, जो कर्नाटक के ज़्यादातर भागों में बोली जाती है और केरला में। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में 4 भाषाएं जो है आपकी दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाओं में से हैं। इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो है तमिल प्राचीन मानी गई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादकों के लिए विख्यात है। 1 2 3 4 विद्वानों के नाम दे रखे हैं साथियों, जरा बताइए जो कौन कौन से विद्वानों ने महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया। सिंपल क्वेश्चन में, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद कौन कौन से विद्वानों ने किया। एट्टी का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रुक जा यार, सी, 3rd और 4th, यानी कि नन्नैया और टिक्कन नहीं होगा ये, थोड़ा ये तिकन्ना या तिक्कन होगा। तिक्कन या टिक्कन नहीं होगा, तिकन्ना हो सकता है, टिक्कन नहीं होगा लेकिन ये। ठीक है, थोड़ा ठीक कर लेना साथियों। नन्नैया ठीक है, लेकिन तिम्मन नहीं यार, टिक्कन होगा ये, तिक्कन्ना या तिक्कन करके होगा ये, इसे थोड़ा ठीक करना। और ये लम्बन नहीं, कम्मन होगा। जो रामायण का अनुवाद किया था कम्मन ने, कम रामायण बोला गया। ये जो ना लम्बन नहीं, कम्मन है, कम्मन ने रामायण का अनुवाद किया था तमिल में। एट्टी वन क्या कहता है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। सिंपल क्वेश्चन है ये तो कहाँ पर सक्रिय थे वो, विजयनगर में सक्रिय थे। 81 का डी आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 85 क्वेश्चन है, फटाफट करवा देता हूँ, क्लास खत्म होने जा रही है, मुझे पता है अब दूसरी क्लास शुरू होएगी। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, सबको पता है, बताइए फटाफट कब हुआ था। 82 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तालीकोटा को युद्ध बताया था पहले भी आपको। 82 का राइट आंसर क्या होगा। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 में 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध।
उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था, मैंने बताया था लास्ट में आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ, क्या बोलता है, संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर है विट्ठल मंदिर? सिंपल सा बोल दो यार, विट्ठल मंदिर कहाँ पर है, जिसके कि 56 जो है तक्षित स्तंभ है, 56 जो है पिलर्स हैं, जिनमें से कि संगीतमय आवाज़ निकलती है। उनको आप टन बजाओगे ना, उनको ऊपर आप किसी चीज़ से चोट मारोगे हल्की सी, तो उनमें से आवाज़ निकलती है, जैसे किसी धातु के हों वो, हैं, जैसे घंटियाँ आवाज़ निकालते हैं, इस प्रकार से उसमें भी आवाज़ निकलती है। गूगल पे जाकर देख लेना, मिल जाएगा आपको डिटेल इसकी। तो 83 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में, विजयनगर की राजधानी में था ये, अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु क्या थी? सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होगा यार। विजयनगर राज्य से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु क्या थी? तो वो क्या थी? ऑप्शन नंबर डी, काली मिर्च। तो बचा बताइए साथियों, ग्रीक संस्मरणों में काली मिर्च को क्या कहा गया? काली मिर्च के दूसरा नाम क्या कहा गया काली मिर्च को? कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 85 दक्षिण भारत की यात्रा पर आने वाले विदेश यात्रियों का सही कालानुक्रम क्या है? ABCD, कौन सा क्या बोलते हैं, विदेशी यात्री पहले आया, कौन उसके बाद, सबसे बाद? सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहाँ देखिए साथियों, ये पीछे देखिए इसके, अब्दुल रज्जाक और अब्दुल रज्जाक, 3 जगह पर अब्दुल रज्जाक दे रखा है, और चौथे में क्या दे रखा है? फ्रेडरिक, सीजर फ्रेडरिक। तो सीधी सी बात साथियों, सीजर फ्रेडरिक आया था 1567 में, 1567 में तालीकोटा युद्ध के बाद इसने मार्मिक वर्णन किया है विजयनगर एम्पायर का, कि जला दिया गया था, कितने बुरा हालात थे उसके। तो सबसे लास्ट में सीजर फ्रेडरिक आया था, तो ऑब्वियसली बात इसका ये राइट आंसर होगा आपका। पहले अब्दुल रज्जाक तो बहुत पहले आया था ना, तो इन तीनों में अब्दुल रज्जाक दे रखा है, तो इन तीनों से पहले ही आया था, ऑब्वियसली बात, तो फिर यही होगा 85 का राइट आंसर और ए होगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे साथ जो हमने सॉल्व करे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर से शुरू करेंगे, जो कि आपका होगा मुग़ल राजवंश। ठीक है, मुग़ल काल, मुग़ल वंश, मुग़ल राजवंश के बारे में आप थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सैटरडे को गूगल मीट है शाम 4 बजे, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। जिसको कोई डाउट हो पूछ सकता है। आप सभी आओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।